Welcome everyone. Today we are going to start with a new topic, agricultural income. And under this, our subtopic for today is meaning and types of agricultural income. So first of all, agricultural income है क्या? जो definition है that is given under section 21A of Income Tax Act. यदि आपकी इनकम इस डेफिनेशन के अंडर आती है, इस डेफिनेशन के किसी भी क्लॉज के अंडर आती है, तो ही उस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। और जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है, जो कृषि आय होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। सो यदि आप एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स बेनिफिट पाना चाहते हैं, एग्जेम्पशन पाना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि क्या आप इस डेफिनेशन के अंडर फॉल करते हैं या नहीं करते। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चरल इनकम में क्या आता है? कोई भी रेंट, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। कौन सा लैंड? ऐसी जमीन जिसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी जमीन जिसको कृषि उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो जमीन इंडिया में स्थित है। देखिए, इंडिया में स्थित होनी चाहिए। यदि एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल जमीन, जो कृषि जमीन है, वो आउटसाइड इंडिया स्थित है, तो उस एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। सबसे पहले जो आपको किराया, जिस जमीन से किराया जिस जमीन से आपको प्राप्त हो रहा है, वो जमीन सबसे पहले तो इंडिया में स्थित होनी चाहिए। एंड दूसरी बात, उस जमीन का जो इस्तेमाल है वो कृषि उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। यदि एक ऐसी जमीन है जिसको आप कृषि उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी और मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसी जमीन से अगर आपको कोई किराया आ रहा है, तो उसे आप एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कह सकते। तो सबसे पहले क्या है कि यदि आपको कोई किराया आ रहा है, ऐसा किराया जो ऐसी जमीन से आ रहा है, जो जमीन इंडिया में स्थित है, और उस जमीन का इस्तेमाल यदि कृषि उद्देश्य से, एग्रीकल्चरल पर्पस से किया जा रहा है, तो ऐसा रेंट, ऐसा किराया जो है, उसे एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट क्लॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। व्हाट डज द सेकंड क्लॉज से? सेकंड क्लॉज कहता है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड। कोई भी ऐसी आय जो कि ऐसे ऐसी जमीन से आपको प्राप्त हो रही है, जिस जमीन पर आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप कृषि कार्य कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया उस जमीन के ऊपर आप कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया की वजह से जो उपज है वो मार्केट में बिक्री के योग्य हो जाएगी। कोई ऐसी प्रक्रिया आप कर रहे हैं जिसकी वजह से जो आपने प्रोड्यूस किया है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, जो उपज है, जो फसल है, वो मार्केट में बेचने योग्य हो जाएगी। यदि आप ऐसी कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, या फिर यदि आप किसी कृषि कार्य में यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और आप उस जमीन का इस्तेमाल ऐसी प्रक्रिया या ऐसे कृषि कार्य के लिए कर रहे हैं, और ऐसे कृषि कार्य और प्रक्रिया की वजह से यदि आपको कोई इनकम हो रही है, आय हो रही है, तो ऐसी इनकम को आप एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे। ठीक है जी। आपके लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है, फॉर दोज हु विल बी अटेम्प्टिंग द एग्जाम इन हिंदी मीडियम, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, वो हिंदी मीडियम के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। सी क्लॉज क्या है? एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ फार्म हाउस। फार्म हाउस, यदि आपके आपकी जो जमीन है, जमीन के ऊपर फार्म हाउस बना हुआ है, तो उस फार्म हाउस से भी यदि आपको कोई इनकम हो रही है, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं? पहली बात तो ये है, पहली कंडीशन, कि जो फार्म हाउस है जहां से आपको इनकम आ रही है, वो फार्म हाउस आपका एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर होना चाहिए, कृषि जमीन के ऊपर होना चाहिए। और यदि कृषि जमीन पर नहीं है,
तो कृषि जमीन के बिल्कुल निकटतम क्षेत्र, इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए। क्या है पहली शर्त कि जो फार्म हाउस है वो या तो कृषि जमीन पर स्थित होना चाहिए, और यदि कृषि जमीन पर स्थित नहीं है तो कृषि जमीन के बिल्कुल निकटतम क्षेत्र में वो फार्म हाउस स्थित होना चाहिए। यह है पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि जो फार्म हाउस का इस्तेमाल है वो कौन कर रहा हो, फार्म हाउस को अर्जित किसने कर रखा हो, कल्टीवेटर ने। कल्टीवेटर कौन होता है, जो कृषक होता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहा है, उसे कल्टीवेटर कहते हैं। सो कल्टीवेटर या कृषक या फिर रिसीवर ऑफ रेंट। अब रिसीवर ऑफ रेंट क्या है, देखिए ओनर में और कल्टीवेटर में फर्क है। ओनर कौन होता है, ओनर है जो उस जमीन का मालिक है। अब देखिए मेरे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, मेरे पास जमीन है जिसको मैंने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए रेंट पर दे रखा है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर पाऊं। सो मैं क्या हूं, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैं ओनर हूं, मैं उस एग्रीकल्चरल लैंड की मालिक हूं, लेकिन मैंने उस रेंट को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ठेके पर किसी और व्यक्ति को दे रखा है, और जो जो अन्य व्यक्ति जिसको मैंने ठेके पर वो लैंड दे रखा है, रेंट पर दे रखा है वो लैंड, वो उसे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जिसको मैंने रेंट पर दे रखा है उसे आप कल्टीवेटर कहते हैं, कृषक कहते हैं। सो यहाँ पर जो रिसीवर ऑफ रेंट है, रिसीवर ऑफ रेंट कौन है, जो ओनर है, या तो ओनर या फिर जो कल्टीवेटर है जिसे आप कृषक कहते हैं, उसके द्वारा वो फार्म हाउस अर्जित होना चाहिए। ठीक है जी, किसके ऑक्यूपेशन में होना चाहिए वो लैंड, या तो कल्टीवेटर के पास होना चाहिए या फिर जो रिसीवर ऑफ रेंट है जिसके पास उस फार्म हाउस का या एग्रीकल्चरल लैंड का किराया जा रहा है, उसके पास अर्जित होना चाहिए ये फार्म हाउस। ये आपकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि आप फार्म हाउस की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम मानना चाहते हैं तो उस फार्म हाउस को आप या तो ड्वेलिंग हाउस की तरह इस्तेमाल करें। व्हाट इज ड्वेलिंग हाउस, आवास गृह, रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर उसको आप स्टोर हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। स्टोर हाउस मतलब गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है जी, उस फार्म हाउस का इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना चाहिए, या तो ड्वेलिंग हाउस की तरह, आवास गृह की तरह किया जाना चाहिए, या फिर गोदाम की तरह किया जाना चाहिए। एंड द लास्ट कंडीशन फॉर द क्लॉज सी इज द लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू। जिस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर फार्म हाउस स्थित है उस लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू लगना चाहिए। लैंड रेवेन्यू क्या होता है, भू कर। लैंड के ऊपर एक टैक्स लगता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगता है, टैक्स लगता है, उसे आप भू कर कहते हैं। तो वो जो लैंड है जिसके ऊपर फार्म हाउस सिचुएटेड है वो लैंड रेवेन्यू के अंडर एसेसिबल होना चाहिए, तो ही उस फार्म हाउस को, फार्म हाउस से आई इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। सो आइए दोबारा से कंडीशंस देखते हैं कि फार्म हाउस से आई इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कब माना जाएगा, क्या शर्तें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फार्म हाउस है वो एग्रीकल्चरल लैंड या फिर एग्रीकल्चरल लैंड के बिल्कुल निकटतम क्षेत्रों में स्थित होना चाहिए। दूसरा, फार्म हाउस का जो अर्जन है, जो ऑक्यूपेशन है, वो किसके पास होना चाहिए, या तो कृषक के पास या फिर ओनर के पास। रिसीवर ऑफ रेंट कौन है, रिसीवर ऑफ रेंट है जिसके पास रेंट आ रहा है, और रेंट किसके पास आएगा, ओनर के पास आएगा। फार्म हाउस का इस्तेमाल जो है वो आपको या तो आवास गृह की तरह करना है या फिर गोदाम की तरह करना है, किसी और तरीके से आपको उस फार्म हाउस का इस्तेमाल नहीं करवाना है। और जो लैंड है उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू या फिर लैंड का टैक्स लगना चाहिए, तो ही उस फार्म हाउस से आई हुई इनकम को आप एग्रीकल्चरल इनकम मान सकते हैं।
इन 3 क्लॉजेस के बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्लॉज आता है दैट इज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी। देखिए आपने नर्सरी देखी होगी, पौधशाला, जहां से आप अलग अलग जो पौधे हैं वो खरीद के लाते हैं, पौधशाला। सो जिन लोगों की नर्सरी होती है और नर्सरी में जो बाल वृक्ष होते हैं, सैपलिंग्स या सीडलिंग्स होते हैं, उनको बेचकर यदि कोई इनकम आ रही है, क्या वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी? हाँ जी। क्लॉज डी कहता है कि यदि आपकी नर्सरी है और आप नर्सरी में बाल वृक्षों को बेचकर कोई आय कमा रहे हैं, कोई इनकम आ रही है आपको, तो ऐसी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। सो व्हाट आर द 4 क्लॉजेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम? फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको रेंट आ रहा है, रेंट उस लैंड से जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो लैंड जो है वो इंडिया में स्थित होना चाहिए। सो फर्स्ट क्या है? रेंट। रेंट से कोई इनकम आ रही है। दूसरा, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हैं आप, किसी जमीन पर कृषि कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके जो उपज है वो मार्केट में बेचने लायक हो जाएगी, और ऐसी प्रक्रिया या ऐसे कृषि कार्य की वजह से आपको कोई आय आ रही है, तो ऐसी इनकम को आप एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। सी में फार्म हाउस आ जाएगा कि फार्म हाउस से यदि आपको कोई इनकम आ रही है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। उसके लिए ये 4 कंडीशंस देखनी है आपको। एंड द लास्ट क्लॉज इज अबाउट नर्सरी, कि नर्सरी में यदि सैपलिंग्स और सीडलिंग्स उगा कर यदि आप बेच रहे हैं, तो ऐसे में जो इनकम ऐसी नर्सरी से आती है वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। अब जबकि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है, तो अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम क्या है वो इसी डेफिनेशन पर आधारित है, इसी डेफिनेशन पर बेस्ड है। सारे पॉइंट्स जो एग्रीकल्चरल इनकम के प्रकार के पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसी डेफिनेशन में से निकले हुए हैं। सो क्या है कृषि आय के प्रकार? एग्रीकल्चरल इनकम के क्या प्रकार हैं ये देखना है हमें। 6 प्रकार हैं बेटा हमारे पास। हियर इज द चार्ट फॉर यू। द फर्स्ट वन इज, यदि आपको एग्रीकल्चरल लैंड से किराया आ रहा है, सो किराए से अगर कोई इनकम आ रही है, फर्स्ट वन इज दिस, ये हमने ए क्लॉज में किया है। सेकंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, कृषि कार्य से यदि आपको आय आ रही है, ये हमने बी क्लॉज में किया था। देखिए बी क्लॉज देखें हम, ये देखिए ये हमने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस वाला पॉइंट बी क्लॉज में किया था। यदि आपको कृषि कार्यों से कोई आय आ रही है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम प्रोसेस टू मेक द प्रोड्यूस मार्केटेबल, किसी प्रक्रिया से यदि आपको आय आ रही है, वो प्रक्रिया जिससे कि आपका जो प्रोड्यूस है, उपज है, वो मार्केट में बेचने योग्य हो जाएगी, ऐसी प्रक्रिया से जो आय आ रही है वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। ये भी हमने बी क्लॉज में किया है। फोर्थ इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस, यदि आप उपज की बिक्री करते हैं, उपज को सेल करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल करने से जो इनकम आ रही है दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। ये भी आपका बी क्लॉज का पार्ट है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, फार्म हाउस का जो पॉइंट है ये हमने डी क्लॉज में किया है। सो फार्म हाउस से यदि आपको कोई इनकम आ रही है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। एंड लास्टली वी हैव द पॉइंट ऑफ नर्सरी, कि नर्सरी में सैपलिंग्स को सेल करने से जो इनकम आ रही है दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। ये हमने डी क्लॉज में डिस्कस किया है। सो आप देखेंगे कि इन सभी पॉइंट्स को हम ऑलरेडी डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। एक एक करके इसकी डिटेल्स जानते हैं कि क्या है। So let's discuss the first point. The first type of agricultural income, that is rent received from agricultural land. कृषि जमीन से यदि आपको कोई किराया आ रहा है तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर ओनर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि जमीन का मालिक है, और दूसरी साइड पे कल्टीवेटर है जिसे आप कृषक कहते हैं। जो ओनर है वो अपने लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट पर दे देता है, किराए पर दे देता है, और जो कल्टीवेटर है वो किराया दे रहा है किसे? लैंड के मालिक को, जमीन के मालिक को किराया दे रहा है। अगर हम किराए की बात करें तो ये जो कृषक है वो किराया दो तरीके से दे सकता है। देखिए दो तरीके से किराया दे सकता है कृषक। कैसे? या तो नकद में, कैश में, या फिर काइंड में, नकद के अलावा कुछ और भी दे सकता है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो कृषक है, कल्टीवेटर है, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहा है, उपज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये नकद देने की बजाय रेंट के रूप में क्या दे देगा, अपने उपज का कुछ हिस्सा दे देगा, और पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो उसने यहाँ पर उगाया है, उस लैंड पर उगाया है, उस लैंड का कुछ हिस्सा जब ये लैंड के मालिक को दे देगा तो उसे कहते हैं कि रेंट इन काइंड, कैश के अलावा कुछ और देना इज रेंट इन काइंड। ठीक है जी। सो ये जो रेंट है, चाहे वो आपको कैश में मिला हो, ये जो मालिक है इसको रेंट चाहे कैश में मिला हो, चाहे काइंड में मिला हो, कैश में मिला हो या कैश के अलावा कुछ और मिला हो, इसे दोनों को एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाता है। ये ओनर के लिए, मालिक के लिए एग्रीकल्चरल इनकम है, और एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। सेकेंड इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ये हमने बी पार्ट में किया था, डेफिनेशन के बी क्लॉज में किया था कि कृषि कार्यों से, कृषि कार्य करने से यदि आपको कोई इनकम आ रही है तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाता है। अब एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, कृषि कार्यों में क्या क्या आता है, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल बीज बोना, जिसको आप सोइंग कहते हैं, आप सो कर रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं, या फिर आप सिंचाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, या फिर आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, फसल की कटाई कर रहे हैं। तो इस बीज बोने को या फिर सिंचाई को या फिर फसल की कटाई को, इन सबको क्या कहते हैं, कृषि कार्य कहते हैं। सो ऐसे कृषि कार्यों से यदि आपको किसी भी तरह की कोई इनकम आ रही है तो ऐसी इनकम को आप एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। अच्छा जी, इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन के ऊपर कुछ घास या कुछ पेड़ पौधे अपने आप ही उगाते हैं, आपने नहीं उगाए हैं, मानवीय प्रयासों से, ह्यूमन एफर्ट्स से ऐसा घास या ऐसे पेड़ नहीं उगे हैं, ये अपने आप ही उग गए हैं, ऐसा होता है। सो यदि आप ऐसी घास को या ऐसे पेड़ों को बेच देते हैं, और ऐसी घास या पेड़ों को बेचने से आपको कोई इनकम हो रही है, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं जी। यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि जो घास या पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं बिना मानवीय प्रयासों के, ऐसी ऐसे पौधों को सेल करने से यदि आपको कोई इनकम होती है तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इनकम फ्रॉम ऑर्चर्ड्स। देखिए बगीचे होते हैं, बगीचों से यदि आपको कोई आय हो रही है, इनकम हो रही है, उससे एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट माना जाता है। लेकिन पोल्ट्री, जैसे मुर्गी पालन, पोल्ट्री क्या है, मुर्गी पालन, आपने मुर्गी पालन का काम किया है, डेयरी फार्मिंग आपका दूध उत्पादन का काम है, आपका मछली पकड़ने का काम है, या फिर खुदाई का काम है, या फिर आप पशु पालन कर रहे हैं, ऐसे बिजनेसेस से यदि आपको कोई इनकम आ रही है तो उसे आप एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहते हैं। ठीक है जी। सो सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया है कि कृषि कार्यों से यदि आपको किसी तरह की इनकम हो रही है तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, और इसमें ऑर्चर्ड्स, बगीचे भी आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इज इनकम फ्रॉम एनी प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस मार्केटेबल। अब देखिए जब उपज होती है तो एकदम से आप उसको बेच नहीं सकते हैं, उसको मार्केट में बेचने के लिए कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रक्रिया करनी पड़ती है, कोई काम करना पड़ता है उसके ऊपर, ताकि उस उपज को मार्केट में बेचने के योग्य बनाया जा सके। क्या ऐसी प्रक्रिया यदि आप कर रहे हैं तो क्या ऐसी प्रक्रिया से आई इनकम को आप एग्रीकल्चरल इनकम कह सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। ये प्रक्रिया कौन कर सकता है, कौन करेगा ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया कृषक द्वारा भी की जा सकती है, और जो जमीन का मालिक है, जिसको कि जो किराया है वो उपज के रूप में मिल रहा है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, किराया कैश में भी मिल सकता है और किराया उपज के रूप में भी मिल सकता है। तो मान लीजिए कि मैं ओनर हूं और मुझे किराया उपज के रूप में मिल रहा है, और मैं उस उपज के ऊपर कोई प्रक्रिया कर रही हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जी, मैं कर सकती हूँ। तो
ये जो प्रक्रिया है उपज के ऊपर जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, वो प्रोसेस कृषक भी कर सकता है और कृषक के अलावा लैंडलॉर्ड भी कर सकता है, जमीन का मालिक भी कर सकता है जिसके पास उपज रेंट के रूप में आ रहा है। ठीक है जी। और ये जो प्रोसेस है वो मानवीय भी हो सकता है, मैनुअल आप हाथ से भी कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल भी हो सकता है, मशीन द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। जो उपज हुई उस उपज की बिक्री से, उस उपज को जब आप सेल कर देते हैं तो उसको सेल करने से जो भी इनकम आ रही है दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। अब सेल कौन कर सकता है? जो प्रोड्यूस है, जो उपज है, उसको कौन बेच सकता है, उसकी बिक्री कौन कर सकता है? उसकी बिक्री कल्टीवेटर भी कर सकता है, कृषक, कृषक द्वारा भी उसकी बिक्री की जा सकती है। अथवा जो प्रोड्यूस है उसकी बिक्री और कौन कर सकता है? मकान, जो जमीन का मालिक है वो भी कर सकता है जिसके पास उपज रेंट के रूप में जा रही है। सो यदि कल्टीवेटर या फिर जो उपज को रेंट की तरह ले रहा है वो व्यक्ति यदि उपज को सेल करता है, बेचता है और उससे उसको इनकम होती है, उसे आप एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। The fifth type of income is farmhouse, income from farmhouse. तो फार्म हाउस से प्राप्त हुई इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन तभी यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, और ये शर्तें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है पहली शर्त? कि जो फार्म हाउस है वो या तो कृषि जमीन पर स्थित होना चाहिए, और यदि कृषि जमीन पर स्थित नहीं है तो जो फार्म हाउस है वो एग्रीकल्चरल लैंड के निकटतम क्षेत्र, इमीडिएट विसिनिटी में स्थित होना चाहिए। दूसरा, जो फार्म हाउस है उसको या तो कल्टीवेटर अर्जित करे या फिर रिसीवर ऑफ रेंट, लैंडलॉर्ड, जो जमीन का मालिक है उसके कब्जे में होना चाहिए वो फार्म हाउस। तीसरा, फार्म हाउस का इस्तेमाल या तो ड्वेलिंग हाउस की तरह किया जाना चाहिए, आवास गृह की तरह, या फिर गोदाम की तरह किया जाना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन इज कि जो फार्म हाउस की जमीन है उसके ऊपर भू कर लगना चाहिए। अगर ये चार कंडीशंस पूरी हो रही हैं तभी फार्म हाउस की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ इनकम इज कि यदि पौधशाला में आप सैपलिंग्स या सीडलिंग्स, बाल वृक्षों को उगाकर उसको बेच रहे हैं तो उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। और ये एग्रीकल्चरल इनकम, ये 6 की 6 एग्रीकल्चरल इनकम्स हमने कहाँ से ली हैं? हमें ये डेफिनेशन से ही मिल गई हैं। सो यदि आपने डेफिनेशंस कर ली तो आप टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम अच्छे से कर पाएंगे। सो बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।